कल यूएई की तरफ से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुका है कि One phone call from Mr. Modi will solve the problem. मोदी है तो मुमकिन है कि मोदी जी is flexing his diplomacy muscle, डिप्लोमेटिक मसल उनका। देखिए, जब 1.4 अरब का देश बोलता है तो दुनिया सुनती है। इकबाल ने क्या कहा था, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बट मिडिल ईस्ट के अंदर एक ट्रस्ट एंड डेफिसिट क्राइसिस आ चुका है और इसमें अब यूएई बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का एक कॉल जाएगा इजराइल और यूएई के पास, तो ईरान के पास, तो ये युद्ध रुक सकता है। जितना वेस्ट है अब सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ नहीं करने की सलाहियत रखता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर बनाने की ख्वाहिश होती है इनकी कि दुनिया को बता सके कि देखिए हम वी आर स्टिल स्ट्रांग। हालांकि खुद क्या कर रहे हैं वो भी जरा गौर फरमाए। खुद सारा यूरोप इस वक्त रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहा है। वो कहां से तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात। मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्री से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी बात बहुत सीरियसली सुनी जाती है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी। ये मोदी कहते हैं कि वो काम कर रहा है कि बजाय अपनी जाती मफादात के, अपना जाती फायदा देखते हुए वो कौमी मफाद देख रहा है, कौम का फायदा देख रहा है। भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लफ्ज उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिस तरीके से वो अपने पैसे को, अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को इससे सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर ऑन देयर ओन। पाकिस्तान ने डिमांड की है या पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से ये कहा है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन का लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिया जाए। कुछ शर्म करो यार, करप्शन से सूझ गया सारा कंट्री तुम्हारा, भूख से कान फट गए आपके। इस हवाले से पाकिस्तान ने दोस्तों $10 अरब मांग लिए हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $10 अरब 2 मदों में मांगे हैं। वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें, आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को? आज उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को? आज पाकिस्तान में मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? मैंने कहा आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता इंडिया में तो किसी को, हमारे यहाँ सबको पता है, बच्चे। ये मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मेरे जैसे लोग, जिन लोगों को आपने रिजेक्ट करके बाहर भेजा है, आज भी जख्मी है, तड़प रहे हैं आपके दर्द के लिए, लेकिन आपको खुद ही दर्द नहीं है। मैं आज बहुत जख्मी हूं, पहले भी जख्मी होकर निकला था 36 साल पहले, आज फिर जख्मी हूं कि आप आगे जाने की बजाय आज 10 साल पीछे जा चुके। ये मेरी सच नजरिया है। ठीक है, अब आगे इसमें, अच्छा, मैं सारे ड्रामे के अंदर किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। आज भी जो आग जली है, जल रही है, मैं आर्मी चीफ को ब्लेम करूंगा, जिन्होंने वी विल बिकम रेडिकल। हम आगे जाने की बजाय हम पीछे जाएंगे। हम मैथ, साइंस, इंग्लिश के साथ हम नहीं चलेंगे आगे। हमें 6वीं सदी का इस्लाम चाहिए, खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए। हम गधों पे घूमे फिरेंगे। डेस्टिनेशन कंधार, सोमालिया, कांगो, यमन, ये आपका मुस्तकबिल है और आपको मुबारक हो। मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं 36 साल हो गए मुझे अमेरिका में आए हुए, किसी दिन मेरा दिल ये कहे कि यार तूने गलती की थी अमेरिका आके। शायद मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि मुझे एहसास हो कि मैंने अमेरिका आके गलती की थी। लोग कर रहे हैं, भारतीय वापस जा रहे हैं, कनाडा से जाना शुरू हो चुके हैं, बड़ी जगहों से जा रहे हैं। काश, मेरा लगता है, ये कहते कि ऐसी ख्वाहिश भी, क्या हर ख्वाहिश दम निकले, मेरी ख्वाहिश मेरा ख्याल है ये अंदर ही रहेगी। ये ख्वाहिश मेरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। आपने पाकिस्तान की बुनियाद ही नहीं रखी। 14 अगस्त 1947 को आपने अपने साथ और लोगों के साथ एक धोखा किया। बिल्कुल ऐसा ही है सर, यहाँ पे तो लोग बल्कि जाना चाहेंगे वहां से, शायद ही कोई आना चाहे वापस पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता। मैं सपोर्ट कर देता हूँ उसको। पाइड एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है आपका पाकिस्तान के अंदर। उनके डॉक्टर नदीमुल हक साहब हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ है उनका अगले दिन एक ब्लॉग सुनने के लिए, वेरी कॉम्पिटेंट जेंटलमैन। उन्होंने बताया, उनके अल्फाज जरा सुने। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है पाकिस्तान के पास। आपने अपने बेसमेंटों के अंदर आपके जो करप्ट लोग हैं
ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और सारे ये फराडिये, इन्होंने बेसमेंटों के अंदर डॉलरों और पाउंडों के ढेर लगा रखे। उन्होंने सर्टिफाई किया है, उन्होंने कहा $55 बिलियन के सरकारी आपकी प्रॉपर्टीज है जो आपने सरकारी अफसरों को दे रखी है। उन्होंने कहा कि यूके के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के पास 83 गाड़ियां, 83 गाड़ियां। आपने भी रिसेंटली बैंक्रप्सी के दौरान आपने $3 बिलियन की मर्सिडीज गाड़ियां इंपोर्ट की। उन्होंने फरमाया है कि 120 ट्रेनिंग अकेडमीज इस्लामाबाद में सरकारी खर्चे पे चल रही हैं, ये काम यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन साथ उन्होंने ये दुख का ये भी इजहार किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक भी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। वो क्यों? वो कहते हैं यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर होती है, वहां से नए आइडियाज प्रमोट होते हैं, वहां पे रिसर्च की जाती है। एमफिल पीएचडी का नाम रिसर्च है। पाकिस्तान में एक भी मौजूद नहीं है क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी रिसर्च हो ही नहीं रही। आपने अकल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप कहते हैं उर्दू सिखाएं, फारसी पढ़ाएं, अरबी पढ़ाएं। मैंने आपको बताया था कि आपको दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं, आप कहते हैं हम अरब हैं, हम शाह फैसल के रिश्तेदार हैं, मेरा नाम फैसल है। दोपहर होती है, बच्चे का नाम आप उसामा रख देते, कहते नहीं हम तो भाई आप उसी वक्त गजनवी के रिश्तेदार बन जाते हैं, आप अब्दाली के फुफड़ बन जाते हैं। शाम होती है, 2 ड्रिंक लेते हैं, कहते हैं नहीं आज हम सरदार हैं, हम पंजाबी हैं। दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है आरजू, बहुत ज्यादा है। इंसान को पता ही ना हो कि हम क्या है, हम क्या है, हम कहाँ जाना है, हमने तो कहाँ पहुंचेंगे आप? सर हमें सब पता है, हम सिर्फ मानते नहीं है कि हम क्या हैं, सिर्फ हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ब्लूमबर्ग जो कि बहुत मुस्तनद यहाँ पे पब्लिकेशन भी है, रिसर्च सेंटर है, उन्होंने कल कहा था कि मोदी जी इज फ्लेक्सिंग हिज डिप्लोमेसी मसल, डिप्लोमेटिक मसल उनका। तो देखें इसमें सारी चीजें शामिल हैं, इसमें सिर्फ इकॉनमी अकेली नहीं है, डिप्लोमेसी है, टीम वर्क है, लीडरशिप है। और उसके बाद यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसको कवर किया है, रॉयटर्स ने कवर किया है, उसके बाद बड़े बड़े इदारों ने सारी इस चीज का लिखा है। दूसरी दफा इन्होंने कहा था बोइंग को ड्रोन नहीं दिए जाएंगे, मैं कहता था देंगे, इनका बाप भी देगा, वो देंगे उन्होंने। जितना वेस्ट है अब सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ नहीं करने की सलाहियत रखता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर बनाने की ख्वाहिश होती है इनकी कि दुनिया को बता सकें कि देखिए हम वी आर स्टिल स्ट्रांग। हालांकि खुद क्या कर रहे हैं वो भी जरा गौर फरमाएं। खुद सारा यूरोप इस वक्त रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहा है। वो कहां से? तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात। तो वेस्ट एशिया की जंग एक बहुत डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है, जहां पर मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स के बीच में एक डिप्लोमेसी का भी नया रास्ता और एक बहस शुरू हो गई है। और जिस बहस का एपिसेंटर है भारत। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हसन मिर्जा ने कहा है, और उन्होंने एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट दिया है कि उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी ईरान और इजराइल के लीडर्स को सिर्फ एक फोन कॉल कर दें तो शायद ये जंग रुक सकती है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पीस मेकर की भूमिका को लेकर इन्होंने ये बात कही है। और जो मिर्जा है उनके मुताबिक मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी है, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें यानी कि वेस्ट एशिया, जो हमारा वेस्ट एशिया है वो काफी स्ट्रांग है। गल्फ कंट्री से लेकर जो रीजनल पब्लिक और जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं उन तक उनकी बात बहुत सीरियसली सुनी जाती है। तो ये स्टेटमेंट तब आया है जब ईरान यूएस इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रैपिडली एस्केलेट हो रहा है। फरवरी के एंड से शुरू हुआ और अब जो मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है पूरे ही रीजन में ये फैल चुकी है और पूरा रीजन इससे हिला हुआ है। मिसाइल को हम देख रहे हैं कि जहां पर हर तरफ मिसाइल गल्फ कंट्रीज में पहुंच चुके हैं और ऑयल प्राइस जो है वो आसमान छू रहा है। ग्लोबल मार्केट पर इसका पूरा प्रेशर बढ़ रहा है। हर तरफ हम देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एक डर का माहौल बना हुआ है। उनको लग रहा है कि एक भयावह स्थिति हो सकती है। तो अब इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर सवाल किए प्रधानमंत्री मोदी की जो भूमिका को लेकर कहा है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करेंगे और इस पूरे महायुद्ध में शांति स्थापित लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे? बट मिडिल ईस्ट के अंदर एक ट्रस्ट एंड डेफिसिट क्राइसिस आ चुका है और इसमें अब यूएई बोल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का एक कॉल जाएगा इजराइल और यूएई के पास, तो ईरान के पास, तो ये युद्ध रुक सकता है। भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है इरानियन लीडरशिप के साथ। और अब देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी 25 और 26 तारीख को इजराइल गए थे, इजराइल ने अपनी बम्बार्डिंग भी इसके लिए रोक रखी थी ताकि नरेंद्र मोदी जी का ट्रिप हो पाए। अब सबसे बड़ी बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अब इसी रिलेशनशिप के मद्देनजर उन्होंने बोला है कि एक फोन कॉल अगर मोदी जी कर दे तो इजराइल और ईरान के बीच में ये इश्यू खत्म हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इन्होंने आधी बात बोली है। आधी बात ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स होने नहीं देगा, सबसे बड़ी बात है। और इनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि यूएई हमारा बहुत ही ट्रस्टेड पार्टनर है और यूएई के शेख अभी पिछले महीने भारत के यात्रा पे आए थे, 2 घंटे की भारत की यात्रा पे आए थे और उन्होंने भारत के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए। सबसे बड़ा बात यह है कि दुबई और अबू धाबी का जो एयरपोर्ट है वो बंद हो चुका है। एवरी डे दुबई को $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है। दुबई को अब जो ऑयल एंड नॉन ऑयल रेवेन्यू है दोनों तरीके से प्रॉब्लम होते जा रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि ऑयल शिपमेंट्स जो है वो बंद हो चुके हैं, और नॉन ऑयल जो रेवेन्यू है जो टूरिज्म से आती थी और जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो वहां पर रहते थे, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस जितना भी होता था वो सब बंद हो चुका है। अमर जी ऐसी हालत हो गई है, देखिए कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो हैं वो 3.3 मिलियन से 2.5 मिलियन हो चुके हैं। ये पिछले 4-5 दिन की बात है। 25% जो है वो एक हफ्ते के अंदर वो एक तरह से वेल्थ इवेपोरेट हो गया है। उसके अलावा एक्सपर्ट जो है दुबई को छोड़ के जा रहे हैं। दुबई के अंदर उनने रेंट क्लॉज आए हैं जिसमें जहां वहां पर मकान मालिक अपने हिसाब से रेंट बढ़ा रहे थे। इसके लिए वहां पर अभी लोग सिर्फ एक ही आदमी रहता कमाने वाला, वो अपनी फैमिली लेके नहीं जाता, तो वहां पर कम्युनिटी नहीं बन रही है। तो दुबई एक तरह से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और इनकी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो गया कि वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी जो वेल्थ है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। लाचार हैं, बीमार हैं और लीडरलेस है, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने से इनकारी करते हैं इस वक्त। उनको वो मैथ और साइंस से दूर भागना चाहते हैं, इनोवेशन से दूर भागना चाहते हैं। अपने दादे की इन्वेंशन के ऊपर अब आप बैट नहीं कर सकते। आपके दादे 18वीं सदी में चीजें इन्वेंट करते रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप का, आप उसके ऊपर अब इतना ज्यादा 250 साल हो चुके हैं, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका के हालात भी यही है। एटम बम इन्होंने यूज किया था जापान के ऊपर, उसकी अब लोग उससे जब लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया जब अफगानिस्तान रात के अंधेरे में भागे थे, तो अपने कपड़े भी वही छोड़ गए थे। अब वो कपड़े उतर चुके हैं, अब दुनिया इनसे ना डरती है। वो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो बम फेंका था उसकी दहशत जो है वो बड़ा असर रही है दुनिया पे। इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक चलती रही है, लोग डरते थे। जहां भी अमेरिकन एम्बेसडर जाता था वो एज ए वॉइस रह जाता था। लेकिन अब कई मुल्क जो है, जिस तरह सऊदी अरेबिया चाइना जा चुका है, ईरान चाइना जा चुका है, दूसरे ममालिक रशिया के साथ, और खासकर भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लफ्ज उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिस तरीके से वो अपने पैसे को, अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को इससे सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर ऑन देयर ओन, विल बी देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम करप्शन है, आपका प्रॉब्लम एक्सपोर्ट है, आपका प्रॉब्लम लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट है। ये आपको गोलियां लगेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपको इमरजेंसी रूम में ले जाके IMF को और दूसरे मुल्कों को बेवकूफ बनाने के लिए आपका फेशियल शुरू कर दिया है। ऐसा ही है। इन्होंने आपको कहा इलेक्शन कराएंगे, हम तो जमहूर को बनाएंगे, जमहूरियत। उनको स्पेलिंग ही नहीं आता डेमोक्रेसी का यार, जिनकी बात वाकई में नहीं आता। एक दूसरे लोग हैं वो, इन लोगों से आप जमहूरियत की ये कहते हैं लेजिस्लेशन करेंगे। इनको क्या पता लेजिस्लेशन किस चीज से खाई जाती है। आपने इनका मेकअप शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने वेस्ट को भी आपकी नजर पाउंडों पे है, प्रेस पर है, अमेरिकनों को बेवकूफ बनाना है। हम अलमबरदार हैं, हम आपके रिश्तेदार हैं। देखिए आपकी भी जमहूरियत है, हमारी भी जमहूरियत है। ये देखिए ये जमहूरियत में बच्चे नहीं दी है, ये जो फिर रहे नीचे, ये इलेक्टेबल है, ये पार्टियां चेंज करके आगे देखिए कितने खूबसूरत लग रही है। कुछ शर्म करो यार। करप्शन से सूझ गया सारा कंट्री तुम्हारा, भूख से कान फट गए आपके। लेकिन आपने इनको ले जाके इमरजेंसी रूम के अंदर जो इनको फेशियल करना शुरू कर दिया है, लिपस्टिक लगानी शुरू कर दी है, ये हल नहीं है। ये हल आपके मुल्क के बारे में आखिरी बात ये कहूंगा, मुझे बहुत शौक था कि वॉइस रॉय जब अपने लेटर लिखते थे विंस्टन चर्चिल को, आपके वॉइस रॉय लेटर लिखते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट, मैं ढूंढ के उनको पढ़ता था। कई वॉइस रॉयज ने कहा था विंस्टन चर्चिल को कि ये कंट्री वोंट बी एबल टू रूल देमसेल्फ, इन्हें पता ही नहीं है कि they won't be able to govern themselves। ये अपने कपड़ों को आग लगा लेंगे। हम अभी आसानी के साथ 50 साल मजीद इन पे हुकूमत कर सकते हैं, और हमें ट्रेन करना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिला, क्योंकि बाबा जी हिटलर ने जूते मार मार के यूके को कमजोर कर दिया। वो भागे यहां से दुम दुबा के और छोड़ गए इनको, ये पकड़ो तुम चलाओ। वो ये चला रहे, ये चल रहा है। मैं इस पे एक और दोबारा फैज अहमद फैज की बात करना चाहूंगा। किसी ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा फैज साहब, फैज अहमद फैज बहुत बड़ा एक फिलासफर थे, उनसे उन्होंने कहा था भाई पाकिस्तान जो है उसके हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा था नहीं, मेरे पास इससे भी बड़ी बहुत बुरी खबर है, इससे भी बुरी। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल चल रहा है। 4 फ्राडिये, 4 लुटेरे, कहते हैं 4 सूबे हम अलग अलग लूटेंगे, मरकज को मिलकर लूटेंगे, ये आपकी आगे पॉलिसी है। 4 सूबों को हम अकेले अकेले खाएंगे, लूटेंगे, लेकिन मरकज पे हम इकट्ठे होकर उस पर डाका डालेंगे। IMF के पैसे इकट्ठे खाएंगे, लेकिन सूबों के पैसे हम अलग अलग खाएंगे। देखें सोमालिया में क्या हो रहा है, हर 10 मील के बाद एक वॉरलॉर्ड होता है, वो बैठ जाता है, टैक्स वसूल करता है। आपके भी हो रहे, 4 तो बैठ गए हैं ना टैक्स लेने के लिए। बिल्कुल डिफरेंट है उनसे भाई। तो सर हम सीखते क्यों नहीं? जो हमारे सीनियर्स बताते हैं, जो लोग बताते हैं, फैज अहमद फैज और दूसरे लोग क्या कुछ कह के गए, सीखते क्यों नहीं? सीखा आपने, बहुत से, आप यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल मेरी नजर में। आप दुबई में दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टियां खरीदने में आप बेवकूफ हैं। वो किससे ले रहे प्रॉपर्टियां? सर तो चोरी कर रहे हैं ना, चोरी सीख रहे हैं क्या हम? भाई जो आपके DNA में होगा वही करेंगे ना भाई।
आप क्या करेंगे? आप देखें ना, आपने लंदन सारा खरीद लिया आपने। कल मैं किसी जगह बैठा था, उन्होंने कहा फौज बड़ी बुरी है, एस्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी। मैंने कहा पाकिस्तानी है सारे यार, कैसी बातें करते हो? पाकिस्तानी नहीं है, फौज जर्मन है, एजेंसियां फ्रेंच है। बिल्कुल, बहुत समझदार है आप, आपकी टेपें रिकॉर्ड है सारे, आपकी फोटो हर वक्त यू आर अंडर माइक्रोस्कोप। हाँ, लेकिन मर्जी की टेपें चलाते हैं ना। जब आपको ब्लैकमेल करना हो, आपके पास पावर हो, फिर करते हैं करप्शन पे नहीं, क्योंकि खुद अपने हाथ गंदे हैं। आरजू, ये ऐसी बातें नहीं होती। मैंने आपको ऐसे नहीं कहा था कि मैं अपने डीएनए पर रिसर्च कर रहा हूं। मैं अपने डीएनए पर रिसर्च कर रहा हूं कि मेरा डीएनए इतना क्या वजह, कितना गंदा क्यों डीएनए है। आपने मुझे कहा कि आपने अभी ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि हम सीख क्यों नहीं रहे। यही सवाल मैं अपने आप से करता हूं, बार बार करता हूं। आपने पहले, मैं बार बार करता हूं, क्या वजह है? मैंने खुद आज चोरी सीख रहे हैं, सिर्फ करप्शन सीख रहे हैं, सिर्फ चोरी सीख रहे हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਭ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? नहीं बल्कि सर, वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो है इट इज गोइंग बैक टू सिंगापुर एंड हांगकांग और दुबई, जिन्होंने अट्रैक्ट किया था एज अ सेफ हेवन, उन्होंने गोल्डन पासपोर्ट निकाला था। उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, कोई भी वैट नहीं लगेगा, आप यहाँ पे आके रहिए और आपको एक तरह से जो बोलते हैं बिजनेस कम्युनिटी को सर आंखों पे बैठा के रखेंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई यूएई में? अभी ईरान ने बोल दिया है कि हम शायद आपके डिसैलिनेशन जो प्लांट है, जो समुद्री पानी को, जो खारा पानी है उसको मीठा पानी बनाता है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं। यूएई के अंदर जो फूड है वो 10 दिन के लिए रह गया है। अभी लुलु मॉल के जो ओनर ने कम से कम मेरे ख्याल से बहुत बड़े टन, जितने हजारों टन के जो फूड मटेरियल्स है वो भारत से इंपोर्ट किए हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि उनकी ऑयल रेवेन्यू खत्म हो चुकी है, नॉन ऑयल रेवेन्यू खत्म हो चुकी है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जो आना था वो बंद हो चुका है। गोल्ड भी दुबई के अंदर $30 जो है डिस्काउंट पे बिक रहा है। सबसे बड़ा ये एक तरह से अचंभा वाला बात है, गोल्ड जैसी कमोडिटी भी डिस्काउंट पे बिक रही है। इसके कारण वहां पर एक तरह से पॉसिबल एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दुबई के अंदर सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, बट वहां की लीडरशिप उसको मैनेज कर रही है। बट पहले जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी होता था कि यूएस की थर्ड मिसाइल हमारे पास है तो हमें कुछ होगा नहीं, बट ईरान के जो ड्रोन्स है उन्होंने एक तरह से अमेरिकन थर्ड मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज की डेट में यूएई की इज लाइक अ सिटिंग डक। वहां पर मेरे दोस्त भी रहते हैं, वो बता रहे हैं कि उनके घर के ऊपर से मिसाइल्स जो है वो गुजर रही है। आप सोचिए, डर के माहौल में वहां पर लोग रह रहे हैं, एक्सपर्ट्स रह रहे हैं। दुबई के अंदर 85% जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैट कम्युनिटी की है। अमर जी, ये एक तरह से इकोनॉमिकली डिजास्टर हो रहा है यूएई के लिए। अब यूएई चाहता है कि कैसे ना कैसे ये वॉर को रोका जाए। इसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अपील की है। अपील बढ़िया है, सच में वो बढ़िया है, पर प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका होने नहीं देगा। अमेरिका, देखिए इस वॉर के अंदर किसको ज्यादा फायदा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी ऑयल सप्लाई थी 20% वर्ल्ड की, वो खत्म हो चुकी है। आज किसका ऑयल ज्यादा बिक रहा है? रशिया का बिक रहा है, अमेरिका का बिक रहा है और बाकी कनाडा का बिक रहा है। और इसके कारण एक तरह से सप्लाई चेन गलत आ गया है, एनर्जी प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि यूएई के जो एम्बेसडर है ना, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा है कि एक मोदी जी का एक फ़ोन कॉल ईरान में जो जंग चल रही है ना उसको बंद करवा देगा। मतलब कि इस बयान से ना मतलब पूरी दुनिया में तहलका मच गया है कि भाई साहब मोदी जी का कद इतना बढ़ गया है कि भाई वो वॉर रुकवा सकते हैं। जिस पर हमारे खुद के भारत के लोग जो कुछ हैं, कुछ सो कॉल्ड जो लोग हैं जो कि मजाक उड़ा रहे थे उस टाइम पे जब भारत ने मतलब कि बातचीत करवाई थी रशिया और यूक्रेन की, और मतलब कि एक तरीके से मतलब कि सीज़ फायर करवा दिया था। और उसके बाद फिर लोगों ने मजाक उड़ाया था कि भाई देखो ये क्या बोलते हैं, मोदी जी वॉर रुकवा रहे हैं, मोदी जी पापा वॉर रुकवा दी, ये रुकवा दी, ऐसा करके मजाक उड़ा रहे थे मोदी जी का। लेकिन भाई साहब अब क्या बोलते हैं, यूएई के मतलब कि एम्बेसडर ने बोला है कि भाई मोदी जी एक ऐसे इंसान हैं जो कि वॉर रुकवा सकते एक फ़ोन कॉल से। भाई साहब मतलब कि भाई ये है भारत की असली ताकत भाई। ठीक है भाई, मतलब भारत का रुतबा इतना बढ़ चुका है ना पूरी दुनिया में कि भाई मतलब कि कोई भी मसला होता है ना पूरी दुनिया में, वॉर्स और कुछ भी चीज़ होती है ना, तो भाई भारत की तरफ नज़रें टिकाए लोग देखते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत सारी चर्चा हो रही है इस पर कि भाई मोदी जी का तो बहुत कद बढ़ गया है। और क्या बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर भाई सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या हो रही है, आटे की कोई दिक्कत नहीं, उनको दिक्कत हो रही है पेट्रोल से।
पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है भाई, क्योंकि भाई उनके जो पेट्रोल के प्राइसेस है ना वो 336 रुपये के पार चले गए भाई। मतलब भाई समझ ही नहीं आ रहा भाई, इनके मतलब इतना दिमाग भी नहीं है इनके पास में कि अपने ऑयल रिजर्व्स वगैरह कुछ संभाल के रखाई जाए कि भाई बाद में काम आए भाई। जैसे कोरोना में इनका बुरा हाल हो गया था ना भाई, हाय तौबा मच गई थी पाकिस्तान में, वैसे ही हाय तौबा मची है इस बार जब भाई साहब ये ईरान के साथ में जो ये वॉर शुरू हुई है ना इसराइल और अमेरिका की, तो भाई सबसे ज़्यादा भाई नुकसान जो हो रहा है ना भाई, सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है ना ईरान को नहीं हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑयल के क्राइसिस आ गए हैं भाई साहब। और ऐसे वैसे नहीं भाई साहब, सीरियस वाले क्राइसिस आ गए हैं भाई। अभी कल परसों ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया है कि भाई जो हम अब कटौती करने जा रहे हैं सैलरीज़ में, सरकारी दफ्तरों की जो कि दफ्तरों में जो सैलरीज बांटी जाती है ना उसमें भाई साहब 60% की कटौती करी जा रही है, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं, उनको जो खर्च दिया जाता है ना बड़े बड़े लोगों को जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनके पेट्रोल का खर्चा दिया जाता है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, 70% खर्चा कम कर दिया है उनका, ठीक है भाई। और गाड़ी जो 1.5 लाख गाड़ी जो चलाते हैं ना भाई, अब एक एक करके बेच रहे हैं, बल्क में बेच रहे हैं भाई, गाड़ी ले जाओ गाड़ी बेच दो भाई साहब, क्योंकि भाई साहब इनके पास मतलब कि ये पानी थोड़ी डालेंगे यार गाड़ियों में, गाड़ी तो खरीद ली इन्होंने लेकिन पानी से थोड़ी चलाएंगे भाई साहब, पेट्रोल लगता है भाई उसके लिए, डीजल लगता है भाई साहब, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो रिफाइन करने की सुविधा नहीं है, अगर क्रूड ऑयल आ भी जाए ना इनके पास में तो ये रिफाइन भी नहीं कर सकते, इतने तो भाई साहब गरीब लोग हो चुके हैं भाई। मतलब कि गरीब इंसान जो गरीब होता है ना वो अपनी गरीबी की वजह से गरीब नहीं होता, वो अपनी मानसिकता की वजह से गरीब होता है, ठीक है भाई। ये पाकिस्तानियों की मानसिकता ही गरीबों वाली है भाई साहब, ये सोचते पैसा आए और खा जाए। मतलब कि वैसे तो इंटेलिजेंट लोग हैं भाई, एक तरीके से देखा जाए ना तो इंटेलिजेंट लोग हैं किस चीज़ में, करप्शन करने में, ठीक है भाई। करप्शन करने में मतलब पैसा आता है और उसके बाद ये खा जाते हैं, ठीक है भाई। मतलब लंदन, पेरिस, टोरंटो, यूएई में, दुबई में भाई चला जाता है पैसा और भाई वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देते हैं। दुबई पे भी आ जाते हैं, दुबई पे भी आते हैं इस बात पे कि भाई दुबई की जो इकनॉमी है ना, इकनॉमी क्या है, इकनॉमी दुबई की इकनॉमी क्या भाई, सब लोग ट्रैवल करते हैं भाई, सब लोग आते हैं, ठीक है, खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं और कुछ लोग प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, तो इनसे इनकी इकनॉमी चलती है। दुबई की इकनॉमी बस इसी चीज़ से चलती है। भारत के लोग आते हैं भाई, 140 करोड़ का लोग, 140 करोड़ का देश है, इतने लोग आते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, उससे इनकी इकनॉमी चलती है। इवन पाकिस्तानी भी आते हैं, पाकिस्तानी भाई जो जिनके पास पैसा है वो तो आते हैं भाई, ठीक है भाई सब भाई। बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी वो भी आते हैं जो पाकिस्तान के हैं ना, वो मतलब उनको लोन वगैरह मिलता है और एड वगैरह मिलता है तो खर्च करने के लिए दुबई आते हैं, वो फ्लैट वगैरह खरीदते हैं भाई सब। जब पाकिस्तान को लोन मिलता है ना तो भाई साहब दुबई की प्रॉपर्टीज़ के दाम बढ़ जाते हैं भाई, क्योंकि भाई पाकिस्तानी जो है ना मतलब बल्क में प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं दुबई के अंदर भाई साहब, दुबई के अंदर खरीदते हैं, ठीक है। तो दुबई की जो क्या बोलते हैं, दुबई जो इकनॉमी ना इसी बेस पे चलती है। और लेकिन भाई फिर ईरान ने हमला कर दिया, जिस कंट्रीज़ पे भाई ईरान ने हमला कर दिया तो भाई उसके अंदर तो दुबई भी है और दुबई पे तो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं भाई, ठीक है। दुबई ने तो भाई साहब अमेरिका के वो भी ले रखे थे, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह भी ले रखे थे, वो तो जीसीसी कंट्रीज़ ने, हर किसी जीसीसी कंट्री ने ले रखे हैं भाई साहब। इराक क्या बोलते हैं, बहरीन ने, सऊदी अरेबिया ने, ठीक है, कतर ने, ठीक है भाई, बहुत सारे क्या देशों ने भाई सब ले रखे हैं, ज़्यादातर भाई साहब अरबी देशों ने ज़्यादा ले रखे हैं, ठीक है भाई साहब। अब उन पे इतना हमला कर रहा है ना भाई ईरान जो है भाई साहब वो तो कोई और रिलीजन का नहीं है, वही इन्हीं के रिलीजन का है और भाई इन्हीं को ही ठोक रहा है भाई साहब। मतलब समझ नहीं आ रहा भाई ईरान क्यों इन्हें थप्पड़ लगा रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई। ईरान जिससे चाहे मर्जी भाई ड्रोन फेंक रहा है, कहीं मिसाइल फेंक रहा है भाई, जीसीसी कंट्रीज़ में भाई, और किसी में नहीं फेंक रहा, अरबों की कंट्रीज़ में फेंक रहा है, ठीक है भाई। तो ये बात तो समझ नहीं आ रही है। और फिर अब ईरान की क्या बोलते हैं, यूएई में बस इन्वेस्टमेंट्स हट रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हट रही हैं भाई, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं उनकी मार्केट से, ठीक है भाई। फ्लैट वगैरह सब बेच बाच के निकल रहे हैं सब, ठीक है भाई साहब। जो प्रॉपर्टी वगैरह है भाई सब ऐसी पड़ी हुई है अब, क्योंकि भाई साहब अब कोई आने को राजी नहीं हो रहा दुबई के अंदर, ठीक है भाई साहब, यूएई के अंदर भाई साहब। और दुबई को क्या बोलते हैं, यूएई को अब चाहिए कोई इन्वेस्ट वगैरह करे, कुछ थोड़ा सा हालात वगैरह सुधरे, क्योंकि भाई साहब मतलब कि ईरान ने तो भाई साहब तबाही कर दिया ना, मतलब सब कुछ भाई समझ ही नहीं आ रहा भाई यूएई को कि भाई करेंगे तो करें क्या भाई। क्योंकि भाई साहब यूएई जो भाई साहब एक तो जीसीसी कंट्रीज़ की भाई सुरक्षा कौन करता है, अमेरिका सुरक्षा करता है, और अमेरिका के अड्डों पर ही ईरान ने मतलब कि क्या बोलते हैं वार करना शुरू कर दिया है, ठीक है भाई साहब। ड्रोन से भाई साहब और क्या मिसाइलों से मतलब वार करना शुरू कर दिया है, इवन अज़रबैजान पे भी हमला करना शुरू कर दिया और भाई टर्की पे भी कर दिया भाई, ठीक है भाई साहब। ईरान तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब, धुआंधार दूध करके गोली चला रहा है, ठीक है भाई, समझ ही नहीं आ रहा किसी के भाई कि करना क्या चाहता है भाई, ठीक है। और बयान में क्या बोलता है ईरान की, भाई मैं तो भाई जो अमेरिका के अड्डे हैं ना उनको ही पेल रहा हूँ भाई साहब। मतलब कि अड्डे जो हैं भाई साहब वो कहाँ पे हैं, कहीं समुद्र में है, कहीं पे है
भाई साहब उनकी ये तो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर है ना, और किसी की सॉवरेनिटी को भाई साहब कैसे तुम चैलेंज कर सकते हो भाई साहब? उनकी कंट्री में है भाई, उनकी संप्रभुता को तुम चैलेंज कर रहे हो कि भाई साहब इनके अड्डे हैं, तो भाई साहब इनके अड्डे हैं तो इनकी कंट्रीज़ में अड्डे हैं ना, ऐसे कहीं पे भी तो नहीं है भाई साहब। अमेरिका की ज़मीन थोड़ी है वो जिन पे तुम हमला करे जा रहे हो भाई। ईरान को समझ नहीं आ रहा, लेकिन भाई अगर ये जिन पे हमला किया है ईरान ने, और अगर वो जिस कंट्री इकट्ठी हो गई, तो फिर ये पाकिस्तान का क्या बोलते हैं, ये यूएई का क्या बनेगा भाई? मतलब कि क्या बोलते हैं, ईरान का क्या बनेगा फिर? ठीक है, ईरान का बनेगा क्या फिर? क्योंकि भाई फिर ईरान को कौन बचाने आएगा भाई साहब? फिर वहाँ से तो अमेरिका भी पेल रहा है और इजराइल भी पेल रहा है, ठीक है भाई साहब। दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई इन देशों का, तो ईरान को भी सोच समझ के कदम रखना चाहिए, ठीक है भाई साहब। और दूसरी तरफ भाई जो वर्ल्ड के अंदर पूरा का पूरा जो ऑयल का क्राइसिस आ गया ना, वो पूरी दुनिया को मतलब तंग कर रहा है, क्योंकि भाई पूरी दुनिया मतलब झेल रही है सबको भाई। जो ऑयल का क्राइसिस है ना बहुत तगड़ा है, क्योंकि भाई साहब एनर्जी पे टिकी पड़ी है पूरी दुनिया। एनर्जी की खपत नहीं होगी ना तो वो देश नहीं चल सकता। जैसे पाकिस्तान की मिसाल है भाई साहब, वहाँ पे तो क्रूड ऑयल है ही नहीं। 10-15 दिन का और बचा होगा पाकिस्तान के पास में। पाकिस्तान तो बिल्कुल ही मतलब कि उनके जो कुछ है ना, जो कुछ फॉरेन रिजर्व्स वगैरह पड़े हुए हैं ना 1-2 बिलियन के, वो भी खर्च हो लेंगे भाई साहब, क्योंकि भाई और ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे तुरंत। तो डिफ़ॉल्ट तो वैसे भी पता नहीं चला कैसे लेते हैं अपना मुल्क भाई साहब, यहाँ वहाँ से पकड़ के डॉलर मतलब ये अपनी सेना क्या बोलते हैं, अपने हथियार वगैरह दिखा के क्या बोलते हैं मांग लेते हैं पैसे कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा कर लेंगे, ठीक है भाई साहब, हमें कुछ बिलियन दे दो। अभी 5 बिलियन मांगे हैं भाई साहब पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से, 5 बिलियन मांगे और 5 बिलियन कह रहे हैं कि 5 बिलियन हमें दे दो और 5 बिलियन का हमें तेल भी दे दो। मतलब ये कोई उंगली पकड़ाता है तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं भाई, ये मतलब ऐसे हैं पाकिस्तानियों की मानसिकता ही ऐसी है, ठीक है भाई। दूसरी तरफ भारत तो भाई साहब बल्क में भाई रशियन ऑयल खरीद रहा है, ठीक है भाई साहब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद भी हो जाए ना तब भी भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई साहब जहाँ से भारत तेल मंगवाता है ना वो तो रशिया का तेल कहीं और से आता है, ठीक है भाई साहब। तो उधर के रोड से भी आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की तरफ से भी आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई भारत को आराम से मिल जाएगा, भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रशिया का ऑयल भाई मिल जाएगा, बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा भारत को। और भारत 10 लाख पर बैरल मंगवाता है अब, और ये खपत अपनी बढ़ा सकता है भारत, और भी ज़्यादा इंपोर्ट करवा सकता है भारत के अंदर। तो खैर अभी ऑयल क्या बोलते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने बड़े नहीं हैं, और एलपीजी के जरूर बढ़े हैं, लेकिन भाई पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़े हैं। ये बात अच्छी है कि भारत के लिए मतलब कि ज़्यादा नहीं बढ़ेगा भारत के लिए, और भारत को मतलब कि रशिया से ऑयल मंगवाना इंपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना। तो खैर दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।